हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं मैं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का ऐसा मॉडल पेपर जिसे यदि आप तैयार कर लेंगे तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 7 मार्च सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में या 70 में 65 प्लस का भी स्कोर करना चाहते हैं तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर 7 मार्च को है। उसके पहले 6 मार्च को चित्रकला विषय का पेपर है जिसके मैंने कई मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं। 5 मार्च को मेरे प्यारे बच्चों है ग्रह विज्ञान विषय का पेपर। आप सभी जानते हैं 5 मार्च को ग्रह विज्ञान विषय का पेपर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें और ग्रह विज्ञान, चित्रकला, सामाजिक विज्ञान की धुआंधार तैयारी के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 932 कोड होता है सामाजिक विज्ञान विषय का। पेपर का कोड जो है यहाँ पर 825 AQ है। सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप जब पेपर देने जाओगे तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला है निर्देश मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय रहेगा उसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे का समय रहेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर जो है मेरे प्यारे बच्चों 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या है? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना है? OMR सीट पर भरना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो खंड आ है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इस तरह से आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर कहां पर भरोगे? OMR सीट में भरोगे। कहां पर? यदि आपने ऐसा कर दिया, OMR सीट में सभी उत्तर सही भर दिए, OMR सीट को सही तरीके से भर दिया, तो आपके पूरे पूरे ये 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। इसलिए आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप इन OMR वाले प्रश्नों से कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला है निर्देश, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का भी प्रयोग ना करें। एक बार आपने गोला काला कर दिया, सो कर दिया, अब आप ना तो उसे काट सकते हैं ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर, मैं OMR सीट के द्वारा ही बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है और इस तरह से कुल 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में भरना है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने पहले या यहाँ पर 11वें प्रश्न का ऑप्शन सही कौन सा था? सी वाला सही था। और आपने जल्दबाजी में ऑप्शन ए वाला काला कर दिया या बी कर दिया या डी कर दिया, फिर आपको किसी कारण पता चल गया या आपको याद आ गया कि ये क्या हो गया, ये तो मुझसे गलती हो गई है, तो आप क्या करें? आप ना तो इसको काट सकते हैं ना ही इसमें इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर निर्देश दिया गया है, एक बार OMR सीट पर उत्तर अंकित कर दिया,
उसके पश्चात ना तो उसे आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना ही व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और जो दिया गया मानचित्र है उसको आपको अपनी पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है, बांध देना है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ पर इन प्रश्नों को आप लोग रट लेना, तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। यहाँ पर निर्देश है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यहाँ पर विकल्प है पहला कावूर, दूसरा विकल्प है यहाँ पर बिस्मार्क, तीसरा विकल्प है मेतसिनी, चौथा है मैटरनिख। तो मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है यह? मैटरनिख का कथन है। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? क्या 1788 ईस्वी में हुई, या 1790 ईस्वी में, या 1787 ईस्वी में, या फिर 1789 ईस्वी में? तो आप सभी जानते हैं सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। एक प्रश्न और बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 1848 ईस्वी में हुई। ये प्रश्न भी आप लोग तैयार कर लेना। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा सन 1848 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला है विकल्प इस प्रश्न का 1882 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1884 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1886 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1885 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यहाँ पर आप देखेंगे पहला है विकल्प 1919 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1924 ईस्वी में, तीसरा है 1929 ईस्वी में, चौथा विकल्प है 1934 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? इसका उत्तर क्या होगा? सन 1929 ईस्वी में पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हो गया था। कब मेरे प्यारे बच्चों? सन 1929 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर पहला है विकल्प इस प्रश्न का अमेरिका, दूसरा विकल्प है रूस, तीसरा विकल्प है इंग्लैंड और चौथा विकल्प है चीन। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड देश में। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? पहला है विकल्प झारखंड, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है बिहार, चौथा विकल्प है गुजरात। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में। एक प्रश्न और बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो उत्तर होगा कपास की खेती के लिए काली मृदा
सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। का से कपास और का से काली मिट्टी या काली मृदा, यानी कपास की खेती के लिए का से काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और दिए गए विकल्पों में से गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देख लिया। और प्रश्न संख्या 7 है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? पहला है विकल्प 2014 में, दूसरा विकल्प 2013 में, तीसरा विकल्प 2011 में, चौथा है 2012 में। तो ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 2014 ईस्वी में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों चना, दूसरा विकल्प है मूंग, तीसरा विकल्प है ज्वार, चौथा विकल्प है मूंगफली। तो दिए गए विकल्पों में से किस फसल को मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ज्वार। यहाँ पर तीसरा जो है विकल्प ज्वार, जो कि मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली फसल है दिए गए विकल्पों में से। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में सीढ़ीदार या प्रश्न में पूछ लिया जाए सोपानी खेती की जाती है? तो यहाँ पर विकल्प पहला है हरियाणा, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड, चौथा विकल्प है पंजाब। तो किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? जहां पर पर्वतीय इलाका होता है वहां पर सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। और पर्वतीय इलाका कहाँ है? अधिकांश रूप से दिए गए विकल्पों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? यहाँ पर पहला है विकल्प कोयला, दूसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, तीसरा विकल्प है पवन ऊर्जा, चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो कौन सा है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों कोयला। कोयला जो है यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनका नवीकरण किया जा सकता है, जो मेरे प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होते रहते हैं। जैसे कि हम सौर ऊर्जा का नवीकरण करके उसको नए रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद वह दोबारा प्रयोग करने योग्य नहीं रहते। जैसे कोयला है, यहाँ पर कोयले का एक बार हम प्रयोग कर लें, कोयले को जला दें, उसी कोयले को हम दोबारा नहीं जला पाएंगे क्योंकि वह राख हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत हैं जिनका नवीकरण करना असंभव है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह स्रोत हैं जिनका नवीकरण किया जा सकता है, जो नए नए रूपों में हमें प्राप्त हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? पहला है विकल्प सूती वस्त्र, दूसरा विकल्प मोटर गाड़ी उद्योग, तीसरा विकल्प लोहा इस्पात, तीसरे के बाद चौथा विकल्प है पेट्रो रसायन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लोहा इस्पात। प्रश्न संख्या 12 है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पहला है विकल्प सड़क परिवहन, दूसरा विकल्प रेल परिवहन, तीसरा विकल्प पाइपलाइन, चौथा विकल्प वायु। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारे भारत में रेल परिवहन हमारे भारत का प्रमुख साधन है।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, यानी किस संख्या या किस वर्ग के लोग अधिक जो है रूप में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला है विकल्प ईसाई, दूसरा है तमिल, तीसरा है सिंहली, चौथा है मुस्लिम। तो श्रीलंका में सिंहली वर्ग के लोगों की अधिक संख्या है, यानी बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है श्रीलंका में, सिंहली वर्ग के लोग बहुत सारी संख्या में हैं। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 14 है। यहाँ पर संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। पहला है विकल्प शिक्षा, दूसरा विकल्प है कृषि, तीसरा विकल्प है पुलिस, चौथा विकल्प है रक्षा। तो संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में शामिल है, इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 15, भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी भारत में जब कोई युवक या युवती 20 वर्ष का हो जाए तब वह अपना मत दे सकता है, अर्थात वोट डाल सकता है, या 25 वर्ष का होने पर, या 18 वर्ष, या फिर 21 वर्ष। तो भारत में जब कोई युवक है या युवती 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेते हैं तो वह अपना वोट यानी मत डाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है। पहला है विकल्प जनता, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, चौथा विकल्प है राष्ट्रपति। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की बहुत ही सटीक परिभाषा दी है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पहला है विकल्प यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा विकल्प द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का पंजाब नेशनल बैंक को, दूसरा विकल्प है बैंक ऑफ बड़ौदा को, तीसरा विकल्प है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और चौथा विकल्प है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसको प्राप्त है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प सेवा वस्तु, दूसरा उपभोग वस्तु, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, चौथा खाद्य पदार्थ। तो एगमार्क जो होता है यह किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह होता है, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों खाद्य पदार्थ। प्रश्न संख्या 20 है, यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। प्रश्न संख्या 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, कह रहा है एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। और इस तरह का जो प्रश्न आएगा, यानी जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का।
अथवा में प्रश्न है यहाँ पर अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं अब भारत में इसके दो प्रमुख उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में प्रश्न है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अथवा में जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है जिसे तैयार कर लीजिएगा आप सभी लोग। कह रहा है सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में प्रश्न है ब्रेटन वुड्स ट्विन जिसे ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता था। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में प्रश्न है भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या हैं। इसको समाप्त करने के कोई दो उपाय भी बताइए। यहाँ पर 6 का अथवा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। अथवा में प्रश्न है भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और मानचित्र से संबंधित प्रश्न 9 का के अंतर्गत है। यहाँ पर निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, नाम सहित दर्शाना है, जिसके लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है 1 नंबर का प्रश्न है। और वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है यह भी 1 नंबर का ही प्रश्न है। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस तरह से कुल 5 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न 9 खा में पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 10 प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। तो आप लोग इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से पढ़ लो क्योंकि 7 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और आप इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को भी तैयार कर लेना ताकि अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड परीक्षा में। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।